पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर ने इब्राहिम हुसैन मिर्जा को परास्त करके संभल की तरफ भाग जाने के लिए विवश कर दिया तो अकबर अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। मार्ग में एक दिन कुछ बदमाशों ने यह अफवाह फैला दी कि बादशाह ने शाही सेना को आदेश दिए हैं कि गुजरातियों के शिविर लूट लिए जाएं। इस पर बहुत से लोग गुजराती अमीरों के शिविर पर चढ़ बैठे और लूट मार मचाने लगे। कुछ शाही सैनिक भी उन लुटेरों के बहकावे में आ गए और वे भी गुजरातियों का माल असबाब लूटने लगे और उनकी स्त्रियों को ले भागे। यह एक विचित्र बात थी। गुंडे अकबर की नाक के नीचे से गुजराती अमीरों की औरतें ले भागे थे। जब अकबर को इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपने उच्च सेनापतियों को आदेश दिए कि तुरंत इस लूटपाट को बंद कराया जाए तथा लुटेरों को पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अकबर के सेनापतियों ने थोड़ी देर के परिश्रम के बाद स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। अकबर अपने दरबार में जाकर बैठ गया। लुटेरों को पकड़कर उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अकबर ने वहीं पर हाथी बुलवाए और अपने सामने ही उन लोगों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। उस काल में अपराधियों को दंड देने में इतनी ही देर लगती थी, क्योंकि तब तक वकीलों की वह फौज अस्तित्व में नहीं आई थी जो अदालतों से तारीख पर तारीख लेकर मुकदमों को जीवन भर चला सके। अकबर के शासनकाल में न अदालतों को कहीं पर समन भेजने पड़ते थे, न अदालत दर अदालत अपीलों का सिलसिला चलता था, न एविडेंस जुटाए जाते थे, न अपराधियों के मानवाधिकारों की चिंता करने वाले आयोग होते थे, न अपराधियों को जेल में बंद करके बिरयानी खिलाने का प्रबंध किया जाता था। शहंशाह के विश्वसनीय लोग शहंशाह के समक्ष जो कुछ भी कहते थे उसी को आरोपी, उसी को गवाह, उसी को एविडेंस तथा उसी को फोरेंसिक जांच मानकर फैसला कर दिया जाता था। वही न्याय था। उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पैतृक अधिकार से प्राप्त निर्णय एवं न्याय करने की इसी शक्ति में शासकीय प्रतिभा का सर्वोच्च प्रदर्शन निहित था। अकबर ने भी पैतृक अधिकार से प्राप्त इस न्यायिक प्रतिभा का आनन फानन में प्रदर्शन करके अपने शिविर में शांति स्थापित कर ली। यदि अकबर अपराधियों पर कार्यवाही करने में थोड़ी भी ढिलाई बरतता तो उसके शिविर में शांति स्थापित होनी संभव नहीं थी। अपराधियों के हौसले बढ़ते रहते और ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती। इस विद्रोह को कुचलने के बाद अकबर ने उन गुजराती अमीरों को इब्राहिम हुसैन मिर्जा से छीने गए इलाकों का अधिकारी बना दिया, जिन्हें अकबर अपने प्रति विश्वस्त समझने लगा था। इससे गुजराती अमीरों के शिविर में भी शांति का वातावरण बन गया। गुजराती सुल्तान के वजीर इतिमाद खां गुजराती को इन सब गुजराती अमीरों के ऊपर नियुक्त किया गया। इन गुजराती अमीरों ने बादशाह को वचन दिया कि वे गुजरात से बागी मिर्जाओं को मार भगाएंगे तथा भविष्य में कभी भी उनका साथ नहीं देंगे। इसके बाद अकबर ने खंभात जाने का विचार किया ताकि वह समुद्र देख सके। उसने आज तक कोई समुद्र नहीं देखा था। जब अकबर खंभात पहुंचा तो उसने खंभात का बंदरगाह अपने अमीर हसन खां खजांची के सुपुर्द कर दिया। अभी अकबर खंभात में ही था कि उसे समाचार मिला कि अकबर ने जिन गुजराती अमीरों पर विश्वास करके उन्हें जागीरें और अधिकार दिए थे, उन्होंने बगावत कर दी है। इख्तियारुल मुल्क नामक गुजराती अमीर शाही शिविर छोड़कर भाग गया है तथा इतिमाद खां ने अबू तुराब और हकीम ऐनुल मुल्क आदि मुगल अमीरों को बंदी बना लिया है। इस पर अकबर ने शाहबाज खां नामक सेनापति को खंभात से अहमदाबाद के लिए रवाना किया ताकि अबू तुराब और हकीम ऐनुल मुल्क आदि मुगल अमीरों को मुक्त करवाया जा सके
और धोखेबाज गुजराती अमीरों को पकड़कर बंदी बनाया जा सके। अबुल फजल ने लिखा है कि जब बादशाह खंभात में था तब रूम, सीरिया, ईरान और तुरान के रहने वाले लोग बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। अकबर ने उनसे भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। खंभात से अकबर बड़ौदा के लिए रवाना हो गया। यह नगर इब्राहिम हुसैन मिर्जा के अधिकारियों के अधीन था। अकबर ने बड़ौदा पर अधिकार कर लिया। यहां से अकबर ने अमीरों का एक दल चांपानेर के लिए रवाना किया ताकि वहां से भी विद्रोही मिर्जाओं के अधिकारियों को खदेड़ा जा सके। जब अकबर बड़ौदा में था तब उसने मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करके उसे अहमदाबाद भेज दिया, क्योंकि उन दिनों अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी थी। अभी अकबर बड़ौदा में ही था कि शाहबाज खां आदि मुगल अमीर धोखेबाज गुजराती अमीरों को पकड़कर ले आए। उन्हें अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वे बादशाह के समक्ष की गई प्रतिज्ञा भंग कर चुके थे तथा बादशाह का विश्वास खो चुके थे। इसलिए अकबर ने उन्हें फिर से अपने मंत्रियों और सेनापतियों के नियंत्रण में रख दिया। अब अकबर ने सूरत दुर्ग पर आक्रमण करने का विचार किया। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि सूरत का किला ईस्वी 1539 में मुगल सेनापति चिंगिस खां ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए बनाया था। चिंगिस खां की मृत्यु के बाद यह दुर्ग विद्रोही मिर्जाओं का केंद्र बन गया था, किंतु हुमायूं ने उनका विद्रोह समाप्त करके उनकी जगह हमजा बान को सूरत का दुर्गपति बनाया था। जब सूरत दुर्ग में यह सूचना पहुंची कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा पराजित होकर भाग गया है तथा बादशाह अकबर बड़ौदा तक आ पहुंचा है, तो सूरत के किले में घबराहट फैल गई। उस समय अकबर के मरहूम चाचा मिर्जा कामरान की पुत्री गुलरुख बेगम भी अपने बेटे को लेकर सूरत के दुर्ग में छिपी हुई थी। वह अपने पुत्र को लेकर दक्षिण भारत भाग गई। गुलरुख बेगम का इतिहास हम पहले बता चुके हैं। इस समय हमजा बान नामक एक तुर्की अमीर मिर्जाओं की तरफ से सूरत के दुर्ग की रक्षा कर रहा था। किसी समय हमजा बान हुमायूं का विश्वस्त सेनापति था और उसी ने हमजा बान को सूरत का किलेदार बनाया था, किंतु वह अकबर से बगावत करके बागी मिर्जाओं के साथ हो गया था। जब अकबर बड़ौदा में था तब उसने राजा टोडरमल को सूरत के किले की स्थिति का पता लगाने भेजा, ताकि किले में प्रवेश करने एवं निकलने का मार्ग ढूंढा जा सके। राजा टोडरमल अपने सैनिकों को लेकर सूरत गया तथा उसने वहां से लौटकर अकबर को सूरत के समाचार दिए। राजा टोडरमल ने अकबर से कहा कि सूरत के किले को आसानी से जीता जा सकता है। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने हुमायूं के पुराने सेवक हमजा बान की जीभ कटवा ली। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।